हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एमपी बोर्ड 12th मैथमेटिक्स का पेपर 2023 का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन द फंक्शन, एक फंक्शन है जो R2R डिफाइन किया गया है रियल नंबर से रियल नंबर में, और फंक्शन दे रखा है f(x) = 5x। तो यहाँ पे अपन को ये चेक करना है ये जो फंक्शन है ये 1 1 है या फिर ऑन टू, 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो सबसे पहले फॉर 1 1 फंक्शन ऑब्जेक्टिव है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के लिए तरीका होता है f(x1) = अपन f(x2) रखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह x1 रखोगे तो यह आ जाएगा 5x1 = f(x2) निकालने के लिए x की जगह x2 रख दो, 5x2। 5 से 5 कटेगा, x1 = x2। तो ये जो फंक्शन है f(x1) = f(x2) रखने पर अगर x1 = x2 मिलता है तो फंक्शन क्या होता है 1 1। तो ये फंक्शन क्या है 1 1। अब बात करेंगे ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहला स्टेप होता है y = f(x) लेट करते हैं अपन। ठीक है, तो y = f(x) की वैल्यू दे रखी है 5x। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर x की वैल्यू निकालोगे 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आएगी y/5। ठीक है, तीसरे स्टेप में अपन इस y की वैल्यू रखते हैं। अब y की वैल्यू जो वो दूसरे सेट से रखी जाती है, तो यहाँ पे y की वैल्यू अपन को क्या रखनी है, रियल नंबर। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर रखूंगा तो x = y रियल रखोगे और 5 क्या है, रियल है। तो एक रियल नंबर को रियल नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, रियल नंबर। तो y की रियल वैल्यू रखने पर x की वैल्यू भी क्या आ रही है, रियल आ रही है। मतलब अगर मैं y की सारी वैल्यू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर y की सारी रियल वैल्यू रखूंगा देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू भी है। यहाँ तो डायरेक्ट देख के भी अपन कर सकते थे क्वेश्चन को, बट एक्सप्लेनेशन के साथ अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इनवर्स का है। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। tan इनवर्स अंदर दे रखा है √3। तो सबसे पहले तो मेरे को ये सोचना है tan इनवर्स, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे tan में √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब है π/3। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे सेक इनवर्स के अंदर माइनस है तो अपन को एक चीज याद रखनी है, सेक इनवर्स के अंदर माइनस है तो सेक इनवर्स माइनस एक्स का पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा π/3 माइनस, ये माइनस को अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस का सेक इनवर्स 2। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख देते हैं π/3 माइनस पाई। सेक को मैं, सेक इनवर्स 2 की अगर मैं बात करूं, कॉस इनवर्स में 1/2 वैल्यू होती है। या फिर इसको ऐसा करते हैं कि ये जो सेक है इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अभी आएगा π/3 माइनस पाई कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू। तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी अपनी 60 डिग्री ना, π/3। ठीक है, ये आ जाएगा π/3। π/3 आएगा 2π/3। तो माइनस पाई प्लस 2π/3 अपन को करना है, माइनस पाई प्लस 2π/3। एलसीएम लेंगे तो माइनस का 3π प्लस 2π दैट इज माइनस π/3। तो इसका आंसर आएगा, सेकंड वाले एमसीक्यू का आंसर आएगा माइनस π/3। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपन को a की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे बोला है a + a' = आइडेंटिटी है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, तो a की वैल्यू अपन को ये दे रखी है, a + a' = आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं a + a' = आइडेंटिटी। a की जगह ये रख दो, इस a की वैल्यू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस a'। अब a' निकालने के लिए इसको रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी। तो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी होगी 1 0 0 1। ठीक है, अब मेरे को पता है कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा हो जाएगा 2 cos अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0
प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, अब ये इक्वल मैट्रिक्स के हिसाब से 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 का मतलब है कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की, मतलब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से π/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन को वो ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2, मतलब ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2x2 दे रखा है। ठीक है, और पूछा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 5a की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें अगर मान लो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n है, और अपन को मान लो अगर डिटरमिनेंट ऑफ के ए इसकी वैल्यू निकालनी है, ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और डिटरमिनेंट ऑफ के ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसका आंसर आता है k की पावर, ये कांस्टेंट है k, यहाँ पर k कांस्टेंट है और कैपिटल A मैट्रिक्स है, इसका आंसर आता है k की पावर n डिटरमिनेंट a। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं बात करूं डिटरमिनेंट ऑफ 5a निकालना है, तो इसका आंसर आएगा 5 की पावर n, मतलब ऑर्डर है ना, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2 मतलब 2, तो ये आएगा 5 की पावर 2 डिटरमिनेंट a, 5 की पावर 2 मतलब 25 डिटरमिनेंट a। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे a बाई बी की प्रोबेबिलिटी अपन से पूछी, a की वैल्यू b की वैल्यू अपन को दे रखी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी a बाई बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी b, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ नीचे प्रोबेबिलिटी b की वैल्यू अपन को दे रखी है 0, और अपन को ये पता है कि किसी भी चीज के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो चीज क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, और यहाँ पर ये दे रखा है डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, तो मैं इस डिटरमिनेंट 2x2 को सॉल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x का इंटू एक्स में आ जाएगा x² माइनस 18 का इंटू 2 में करोगे दैट इज 36 इक्वल टू 0, माइनस 36 उधर ले जाओगे तो x² इक्वल टू प्लस 36, स्क्वायर हटाते हैं तो उधर चढ़ेगा रूट, और रूट के बाहर साइन आएगा प्लस माइनस का, तो यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस और 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, y की वैल्यू अपन को दे रखी है, इसके बाद अपन को निकालना है dy बाई dx की वैल्यू, ये ब्लैंक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं अपन x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx, सबसे पहले तो यहाँ पे रूट है, ये पूरा रूट है, तो इसके अंदर जो भी इस पूरे को x मान लूंगा, मतलब रूट x मानेंगे ना, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x की वैल्यू e टू द पावर रूट x। अब इसके बाद जिसको अपन x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं, तो दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर रूट x का, तो e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर रूट x, इस बार रूट x को x माना अपन ने। ठीक है, तो e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन दोबारा 1/2 रूट x, तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो ऊपर से आएगा e की पावर रूट x, और नीचे 2 इंटू 2 दैट इज 4 रूट x, और फिर बचा रूट के अंदर e की पावर रूट x, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद अपन को रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में एरिया का चेंज निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, जब रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन किसका है, सर्किल का। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगाएंगे πr², और इसके बाद इस एरिया का चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसका रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, d अपॉन डी आर ए का d अपॉन डी आर, अब r के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो पाई कांस्टेंट है, r² का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे आएगा पाई, r² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2r, इसके बाद अपन r की वैल्यू रख देंगे, तो r की वैल्यू अपन को कितनी रखनी है 5। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 10 पाई। अब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन a का r के रिस्पेक्ट में किया गया है, तो a की जो यूनिट हो यहाँ पे, अब ये जो एरिया है एरिया की यूनिट आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो सेंटीमीटर चल रहा है ना, तो एरिया की यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और रेडियस की यूनिट आएगी सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट फिर जो क्वेश्चन है अपने पास, इंटीग्रेशन करना है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का। अब ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का सम होता है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो पाई बाई टू वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, अंदर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पाई बाई टू 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाता है x, और इंटीग्रेशन के बाद c लगाना है, c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेक्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है द वेक्टर सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर इज। तो भैया वेक्टर सम जो होता है वो ट्राइंगल की तीनों साइड्स का वेक्टर सम जो होता है वो 0 होता है। तो अगर मैं a से b जाऊं, b से c जाऊं और c से a जाऊं और इन तीनों साइड्स को जोड़ूं तो वेक्टर सम कितना होगा, 0 वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, कभी डायरेक्शन रेशियो पूछता है तीनों एक्सेस का, एक्स एक्सेस का, वाई एक्सेस का और जेड एक्सेस का। तो अगर एक्स एक्सेस के डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो एक्स एक्सेस के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 1, एक्स एक्सेस से सिर्फ एक्स मिलेगा, वाई और जेड के होंगे 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सेस होता है 1 0 0, वाई एक्सेस का होगा 0 1 0 और जेड एक्सेस के डायरेक्शन कोसाइन होंगे 0 0 1। ठीक है, तो ये तीन आंसर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसके बाद ये जो है इंटीग्रेशन की डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, टाइप है, अगर ऐसा दे रखा हो इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम में इंटीग्रेशन मिलाने के लिए आते हैं हर साल, तो इस साल भी सेम वही अपन को मिला। ठीक है, इंटीग्रेशन 10x का इंटीग्रेशन दो होते हैं, एक होता है माइनस का log cos x और एक इंटीग्रेशन होता है log sec x। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दे रखा है वो दे रखा है माइनस का log cos x। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, cot x का log sin x। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x, तो sec x का इंटीग्रेशन है log sec x प्लस 10x। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x, तो ये इसका इंटीग्रेशन है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो cos इंटू कॉस हो जाएगा cos स्क्वायर x, इसको सॉल्व अपन को करना है। cos इंटू कॉस हो जाएगा अपना cos स्क्वायर x माइनस बीच में माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर x, और ये जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये होता है cos 2x का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा cos 2x, तो ये अपना जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x का डेरिवेटिव निकालना है, तो sin 2x का डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन होगा sin 2x का cos 2x, और फिर 2x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 cos 2x, तो ये ऑप्शन आ जाएगा अपना डी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गिव वन वर्ड पूछा है अपन से, एक वर्ड में पूछा है। तो सबसे पहले अपन को बोला है ट्राइवियल रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन ट्राइवियल रिलेशन तब होती है जब वो रिलेशन एम्प्टी एंड यूनिवर्सल दोनों, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल, मतलब ट्राइवियल रिलेशन क्या होती है, अ रिलेशन विच इज एम्प्टी एंड यूनिवर्सल इज कॉल्ड अ ट्राइवियल रिलेशन। तो ट्राइवियल रिलेशन क्या है, एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को अपन बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वैल्यू निकालनी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी साइन इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 जो साइन में वैल्यू होती है वो 45 डिग्री की होती है। तो साइन इनवर्स मेरे को सोचना है, साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉलम मैट्रिक्स पूछा गया है। तो सभी को पता होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, मैट्रिक्स विच हैव अ मैट्रिक्स which has only one column। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको बोलेंगे अपन कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स बना दो जिसमें एक कॉलम हो, एक कॉलम। ठीक है, तो ऐसी खड़े में मैट्रिक्स बनानी है 1 2 3। तो इसमें रो तो 3 है बट कॉलम 1 है, इसका ऑर्डर है 3 रो 1 कॉलम। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसमें बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप।
इस वेक्टर का अपन को निकालना मैग्नीट्यूड, मॉड निकालना इस वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड जो होगा इस वेक्टर का वो होगा अंडर रूट के अंदर। मैग्नीट्यूड या मॉड निकालने के लिए आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट है 1 स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट भी 1 स्क्वायर है, तो आएगा रूट के अंदर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन को दे रखा है ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए और बी क्या है अपने इंडिपेंडेंट इवेंट। प्रोबेबिलिटी ए 0.3 है, प्रोबेबिलिटी बी 0.4 है और प्रोबेबिलिटी बी बाय ए पूछा है। तो पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी बी बाय ए का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ए। अब क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अपन इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए। प्रोबेबिलिटी ए से प्रोबेबिलिटी ए कटेगा, आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी बी। अब प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू कितनी है 0.4, तो इसका आंसर है 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें वैल्यू निकालनी है अपन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, ब्रैकेट में है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब ये आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है सेक इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स। सेक और कॉस के इनवर्स का सम π/2 होता है तो इसको अपन लिखेंगे कॉस सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स π/2 है। कॉस π/2, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में बोला है टोटल रेवेन्यू जो है इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू एक फंक्शन दे रखा है आर एक्स। ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन है 3x² प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज याद रखना, टोटल रेवेन्यू दे रखा है, पूछा क्या है मार्जिनल रेवेन्यू। कभी टोटल रेवेन्यू देता है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछता है, कभी टोटल कॉस्ट देता है और मार्जिनल कॉस्ट पूछता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं टोटल से मार्जिनल पूछा जाए तो इसमें अपन को डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, इस आर एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज आर डैश एक्स। 3x² का डिफरेंशिएशन 2x, 36x का डिफरेंशिएशन 1 और 36 और ये कांस्टेंट का 0, ये आ जाएगा 6x प्लस 36। इसके बाद जो x की वैल्यू दे रखी है 15, मार्जिनल वैल्यू तो निकालना है बट x इक्वल टू 15 पे, तो यहाँ पे x की जगह 15 रख देंगे। आर डेस एक्स में x की जगह 15, तो 6x की जगह 15 प्लस 36, 6 का इंटू 15 में करेंगे ये आएगा 90, 90 प्लस 36 जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा 126। ठीक है, इसके बाद अपन को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रू फॉल्स अपन को बोले गए हैं। ये ट्रू फॉल्स में ये बोला गया है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। ये सही है या गलत है ये मेरे को बताना है। तो अपन को पता होना चाहिए ऑर्डर जो होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन है। dy/dx मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, dy/dx मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। तो हाईएस्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन 2 बार है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा अपना 2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 दे रखा है, मतलब ये चीज क्या है, ट्रू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में अपन को ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो अपन जरा एंगल का फॉर्मूला लगाकर चेक करते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं। तो cos थीटा इक्वल टू होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो इन दोनों का डॉट निकालेंगे, a डॉट बी फॉर्मूला होता है अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो देखो इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट से करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करोगे 1 आएगा। 1 है जे का कोफिशिएंट, जे का -1 का इंटू -1 में करोगे -1 आएगा। -1 है के, इधर माइनस प्लस 1 है तो -1 का इंटू +1 में दैट इज -1 आएगा और नीचे आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इसमें अपन यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं। ठीक है, ये मॉड लगा लिया। तो और नीचे क्या है, मॉड के अंदर ए, मॉड के अंदर ए, तो अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 और नीचे अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, -1 से +1 कटेगा तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा √3 इंटू √3 दैट इज 3। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आ रही है 1/3, मतलब 60 डिग्री नहीं आ रही। तो अपन ये बोलेंगे ये जो है वो फॉल्स है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में दे रखी है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। अगर मैं ये कंपेयर करूं तो यहाँ पे p की वैल्यू -1 आएगी, और इस जो क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e की पावर -x है, ये चेक करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू -1 dx। तो यहाँ पे -1 का इंटीग्रेशन होगा -x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है e की पावर -x, जो कि इसका भी है सेम। तो ये आंसर आ जाएगा ट्रू। अगला जो क्वेश्चन है उसमें फंक्शन x टू y डिफाइन है। एक फंक्शन है जो x टू y डिफाइन है। अगर ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है तो ये जो पहला वाला सेट है ये फंक्शन की डोमेन होगी, दूसरा वाला सेट है ये फंक्शन की को डोमेन होगी, ठीक है। तो पहला सेट जो रिप्रेजेंट करता है वो फंक्शन की डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला सेट रिप्रेजेंट करता है फंक्शन की को डोमेन को। ये फंक्शन ऑन टू है, तो ये जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो किसके इक्वल होनी चाहिए, को डोमेन के। मतलब ऑन टू फंक्शन की ये कंडीशन होती है। एक चीज याद रखना, कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होता है जब उस फंक्शन की को डोमेन किसके इक्वल हो, रेंज के इक्वल हो। ये कंडीशन ऑन टू फंक्शन की। क्योंकि अगर मैं ऑन टू फंक्शन की बात करूं तो हमेशा अपन ने ऐसा पढ़ा है कि अगर ए टू बी एक कोई फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, तो ये जो सेट बी है इसके सारे एलिमेंट सेट ए के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। अब पूरा सेट भी जो होता है वो कोडोमेन होता है, और अगर सारे एलिमेंट इसके जुड़े होंगे तो ये चीज रेंज होगी। तो एक चीज याद रखना, कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होता है जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो। तो ये आंसर क्या आएगा इसका, ट्रू, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू tan इनवर्स 1/5 आनी चाहिए, चेक करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में आएगा 1 माइनस x 1/2 इंटू y 1/3। एलसीएम ले लेंगे ऊपर, तो ऊपर एलसीएम लेने पे आ जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5/6। और नीचे अगर मैं सॉल्व करूँ, वैसे ये π/4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 1 वैल्यू आएगी, मतलब फॉल्स है ये, ठीक है। बट फिर भी कर देते हैं 1 माइनस 1/6। ये काटोगे तो ये नीचे भी 5/6 आ जाएगा एलसीएम के बाद, मतलब ये वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1। मतलब इसको सॉल्व करने पे tan इनवर्स 1 आ रहा है जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो ये चीज क्या हो जाएगी अपना फॉल्स। अगला क्वेश्चन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अपन को दे रखा है मैट्रिक्स ए का m क्रॉस n, ठीक है। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है। बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस p है। और अपन को बोला है अगर ऑर्डर क्या होगा ए बी मैट्रिक्स का, तो मतलब ऑर्डर ए बी मैट्रिक्स का होगा m क्रॉस p। ये चेक करते हैं। पहली बात तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब ये ऑर्डर है ये भी ऑर्डर है, ये बीच के दो नंबर अगर सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करने के बाद, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है उसका ऑर्डर क्या होता है, ये पहला नंबर और ये आखिरी नंबर। मतलब इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m क्रॉस p। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी का ऑर्डर क्या दे रखा है, m क्रॉस p, जो कि ट्रू है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। बाकी जो रिमेनिंग पूरा पेपर है, कंप्लीट पेपर, वो भी मैं सॉल्व करके डाल दूंगा, ठीक है।